हेलो फ्रेंड्स, ये संविधान का मेरा 6वां क्लास है और इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1833 का अधिनियम। यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके बारे में पूरा समझाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को समझने से पहले आप पिछली 5 वीडियो देखें, क्रम से लाइन से देखते जाएं, तब आपको आगे का समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। और इस अधिनियम को समझाने से पहले मैं 1833 का अधिनियम आपको थोड़ा सा बता दूँ कि 1833 के जो अधिनियम लाया गया था उस अधिनियम में बहुत ही बड़ा काम किया गया था कि ईसाई मिशनरियाँ भारत में आएंगी। यानी कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अंग्रेज आए हुए थे, यानी वो मिशनरियाँ बोला जाता है उनको। यानी कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था उस एक्ट के माध्यम से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लाया गया था। और उसमें एक बात और हुई थी कि गवर्नर जनरल की जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी बंगाल, मुंबई, मद्रास, उनमें गवर्नर को कानून बनाने का पुनः अधिकार दे दिया गया था। और उसके बाद में उसमें एक बात और हुई थी कि कंपनी का जो शासन था उस शासन को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी 1813 के बाद 1833 के। लेकिन वो कह रहा था कि जो 1813 का एक्ट आया था उसके बाद में कंपनी ने भारत में बहुत सारा अच्छा काम किया और बहुत सारे क्षेत्र पे अधिकार कर लिया था, यानी भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पे अधिकार कर लिया था। और तो ब्रिटेन के द्वारा, यानी ब्रिटेन की संसद के द्वारा कंपनी के शासन को सही तरीके से ढंग से चलाने के लिए, कंपनी का जो शासन था, कंपनी के शासन को सही तरीके से चलाने के लिए ब्रिटेन की संसद ने कई बार, यानी 1814 में, 1823 में, 1829 में एक्ट पारित किए, यानी कि अधिनियम पारित किए, एक्ट बोल सकते हैं। ये 1814 का एक्ट, 23 का एक्ट, 29 का एक्ट पारित किए, लेकिन वो एक्ट असफल रहे। ये एक्ट लाने का ही मतलब था, मोटिव था कि भारत में कंपनी को और अधिकार देना। लेकिन एक बारी बारी से एक्ट आते गए और ये एक्ट असफल रहे थे। इन एक्टों की असफलता के कारण ब्रिटेन की संसद को एक एक्ट पारित करना पड़ा जिसको बोलते हैं हम 1833 का अधिनियम। 1833 के अधिनियम में हुआ क्या था कि मेन बात ये हुई थी कि बंगाल, मुंबई, मद्रास में जो प्रेसिडेंसियाँ थी उन प्रेसिडेंसियों को मिलाकर एक प्रेसिडेंसी बना दी गई थी। यानी कि तीनों प्रेसिडेंसियों, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला के एक प्रेसिडेंसी बना दी गई और उस प्रेसिडेंसी का नाम रखा गया, यानी सारी प्रेसिडेंसियों को विलय किया गया था, प्रेसिडेंसियों को विलय किया गया और उसको ब्रिटिश भारत का क्षेत्र घोषित कर दिया था। यानी जो तीनों प्रेसिडेंसियां वो ब्रिटेन के क्षेत्र में आ चुकी, यानी भारत का उसमें कोई हक नहीं है, यानी ब्रिटिश भारत का क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और उस क्षेत्र के लिए गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। यानी तीनों प्रेसिडेंसी जो एक हो चुकी थी, भारत का जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र बन चुका था उसके लिए गवर्नर जनरल बनाया गया और उस गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा था भारत का गवर्नर जनरल। यानी जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और यह मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, इससे इसी को, यानी जो पद दिया गया था उसका पहला गवर्नर जनरल था जो 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ऐसा एग्जाम में आएगा तो आप लगा सकते हो कि लॉर्ड मैकाले, जिसको 1834 में बनाया गया था। और जो भारत का गवर्नर जनरल था वो संपूर्ण भारत के लिए, यानी इस गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया था। यानी पहले क्या होता था कि हर एक प्रेसिडेंसियों में अलग अलग गवर्नर होते थे, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, यानी भारत का गवर्नर जनरल को। इसके बाद हुआ क्या कि मैकाले की अध्यक्षता में, यानी जो लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। एक आयोग गठित किया गया जिसे प्रथम विधि आयोग कहते हैं। यानी जो भारत का गवर्नर जनरल था उसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसको प्रथम विधि आयोग कहा जाता है, यानी विधि बनाने के लिए
कमेटी बनाई गई और एक संस्था टाइप की बनाई गई जिसको विधि आयोग बोलते हैं। और स्वतंत्रता की बात देखें हम तो स्वतंत्रता के बाद एक आयोग बनाया गया था। अभी का बोले हम 1947 के बाद विधि आयोग बनाया गया था जिसके अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी भी बने हुए थे। यानी कि हम एग्जाम में अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे तो MC सीतलवाड़। और इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें की गई। भारत में हो क्या रहा था कि 1600 से लेके बार एक्ट पारित किए गए और वो असफल होते गए और नए एक्ट लाते गए और एक्ट आते जाएंगे बहुत सारे एक्ट आए। उसके बाद में जब 1935 का जो अधिनियम आया था उस 1935 के अधिनियम में बहुत सारी कानून बन चुका था जो बाद में हमारा संविधान बना था, क्योंकि 1935 को एज इट इज या कुछ चेंज करके संविधान में ले लिया गया था। तो हम देखते हैं 1833 के अधिनियम में और क्या किया गया था कि इस अधिनियम के माध्यम से, यानी जो 1833 का अधिनियम था इसके माध्यम से एक और क्या कर दिया गया था कि भारत के शासन को केंद्रीयकृत किया गया था। यानी भारत में उनका अलग अलग शासन चल रहा था, अलग अलग प्रेसिडेंसी चल रही थी, तो उन्होंने केंद्रीयकृत कर दिया, यानी उनका एक हेडक्वार्टर बना लिया। जैसे अभी भारत में क्या है कि दिल्ली से पूरा भारत का जो भी काम होता है किया जाता है, उसी तरह ब्रिटिश के जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत के शासन को केंद्रीकृत किया और एक प्रेसिडेंसी बना ली जिसको जो अभी मैंने बताया भारत का गवर्नर जनरल संभालता था। यानी भारत का क्षेत्र जो कहा जाने लगा ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, उसको केंद्रीकृत किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से 1833 के अधिनियम के माध्यम से एक काम और किया गया कि कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जैसे 1813 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया था, वैसे ही 1833 में भी 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और इसके बाद में एक नया एक्ट आएगा 1853 का है। 1853 का एक्ट आएगा, उसको पढ़ेंगे हम। उसको पढ़ने से पहले हम उनको थोड़ा समझ लें। और इसी एक्ट के माध्यम से हुआ क्या था कि गवर्नर जनरल को एक बजट पेश करने का अधिकार। पहले क्या होता था कि हर एक प्रेसिडेंसियों में अलग अलग बजट पेश होता था, लेकिन जब से भारत का जो अलग अलग क्षेत्र था ब्रिटिश भारत का एक हुआ था, यानी भारत का जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र बनाया गया था उसके लिए एक ही बजट पेश करने का अधिकार किसको दे दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल को। इसी एक्ट के माध्यम से एक चीज और हुई थी कि जो गवर्नर जनरल 1813 के एक्ट में हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल हुआ करते थे जो मुंबई, मद्रास और कौन से कलकत्ता के, उनको पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय परिषद होती थी, उस सदस्य परिषद में एक सदस्य और जोड़ा गया और उस सदस्य को क्या नहीं था कि वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी कुछ अधिनियम पेश किया जाए या कुछ कानून लाया जाए तो उस कानून में चौथा जो सदस्य था वो वोट नहीं दे सकता। और इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारी बातें हुई थी कि जैसे बोल सकते हैं हम धारा 87 लागू की गई थी। इस धारा 87 के माध्यम से इस धारा द्वारा किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जब नौकरियां दी जाती थी उस टाइम पे क्या हो रहा था कि अंग्रेजों को नौकरियां ज़्यादा दी जाती थी, अच्छी पोस्ट दी जाती थी, बड़ी बड़ी पोस्ट दी जाती थी। भारत के जो इंडियंस थे, जो भारतीय लोग थे, उनको छोटी पोस्ट दी जाती थी या नौकरी नहीं दी जाती थी। तो इस अधिनियम के माध्यम से तय कर दिया गया कि अब किसी के साथ रंग, जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी अधिनियम के माध्यम से पहला प्रयास किया गया था कि भारत में दास प्रथा को हटाने की मुहिम चलाई गई थी। यानी इस अधिनियम के बाद से ही दास प्रथा का मतलब स्टार्ट हो गया था काम कि दास प्रथा खत्म करना है। इसी से मुहिम चालू हुई थी और इसी एक्ट के माध्यम से एक्ट आया था, शारदा एक्ट, जिसमें सती प्रथा के अंत के लिए काम किया गया था। यानी सती प्रथा का अंत करने के लिए, कानून बनाने के लिए बहुत सारा बातचीत की गई थी और बहुत सारे इन पे चर्चाएं की गई थी, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई थी। और 1833 के एक्ट के माध्यम से ही सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। यानी उस टाइम पे जब कलेक्टर या एसआई कोई से भी जो भी पद थे, उन पदों पे भर्ती पहले डायरेक्ट कर ली जाती थी। वहाँ से ब्रिटेन के संसद के द्वारा, ब्रिटेन की महाराजा द्वारा
इन सदस्यों की या जो सेवक थे उनकी नियुक्ति की जाती थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से अब जो भी सदस्य या जो भी पद दिया जाएगा वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। ऐसी इस एक्ट के माध्यम से बात कही गई, लेकिन यह प्रथम प्रयास असफल रहा। इस अधिनियम में जो प्रतियोगिता परीक्षा लाने का चल रहा था वो असफल रहा। जैसे कि जो एक्ट जो बार बार एक्ट लाए गए थे जो अब असफल रहे, वैसे ही प्रथम प्रयास में सफल रहा। और इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें की गई, यानी कि 1833 का एक्ट था, इस एक्ट के माध्यम से तमाम बातें की गई, लेकिन इस एक्ट में भी बहुत सारी कमियां थी। यानी जैसे हर एक जो पिछला एक्ट आता है पढ़ाते जा रहा हूँ उनमें बात कही गई है कि इस एक्ट में कमी होने के कारण नया एक्ट पारित किया गया है, वैसे वैसे इस एक्ट में कमी होने के कारण अगला एक्ट पारित किया जाएगा 1853 का। यानी कि पूरे एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, लाइन बाय लाइन क्रम से पढ़ेंगे, सारे एक्ट पढ़ेंगे। तो आपसे निवेदन है कि स्टार्टिंग से पूरा संविधान के एक एक वीडियो देखते चलें, जिससे आपका पूरा संविधान क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में कभी भूलोगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा वीडियो लगे तो आप सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।